शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं किस चीज का है। पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। तो देखिए सबसे पहली बात हमें बोल रखा है कि ये जो एंगल है ये 60 है, ठीक है। और हमें बोला गया है कि ये AC क्या है, 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है। और जो AB है वो कितना है, 10, सॉरी मैंने उल्टा लिखा ना, ये 10 है, ये 12 सेंटीमीटर है। क्या ये बात सही है? हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो क्या निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, x निकालनी है। ये मुझे 10 गिवन है और ये मुझे 12 गिवन है। ठीक बात है। थोड़ा लाइट है शायद तक, तो मैं इसको लिख देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, 12, 10 और x, ठीक है। ये मेरा 12 है, ये मेरा 10 है और ये मुझे फाइंड करना है। देखिए आपको कभी भी ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन में आपको अगर उसे सॉल्व करना है और आपको ऐसा कुछ गिवन है, जब आपको एक एंगल पता है, वन एंगल इज नोन, और दो साइड्स पता है आपको, और आपसे पूछेगा वो क्या, थर्ड साइड। समझे मेरी बात? क्वेश्चन में आपको गिवन क्या होगा, हमेशा एक एंगल आपको पता होगा, दो साइड्स आपको पता होगी, और आपसे तीसरी साइड पूछेगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी मदद केवल एक और एक चीज कर सकती है, और वो है क्या, कोसाइन रूल। मैंने इवनिंग में ज्योमेट्री पढ़ाया होगा तो मैंने वहां आपको कोसाइन रूल बताया होगा। तो देखिए कोसाइन रूल क्या बोलता है, ये चीजें मैं लिख दी है मैंने, हटा देता हूं मैं इसे, वरना छोड़ो नहीं हटाता हूं, बाद में मैं इसकी PDF डाल दूंगा तो आप देख पाएंगे। कोसाइन रूल क्या कहता है कि कोसाइन रूल कहता है कि ये एक ट्रायंगल है, मैं इधर बनाता हूं कोसाइन रूल का। कोसाइन रूल कहता है ये ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। कैपिटल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल a, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा। कोसाइन रूल कहता है कि जो कॉस थीटा होगा ना, वो अगल बगल वाली साइड के स्क्वायर का सम, मतलब यहां के केस में C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगल और बगल की जो साइड्स है उनके स्क्वायर का तो मैंने सम किया, और सामने वाले का क्या किया, सब्ट्रैक्शन, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू अगल बगल वाली साइड्स। तो ये है मेरा कॉस थीटा का, मतलब कोसाइन रूल का फॉर्मूला। आपको C और B याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि कभी भी आपको एक एंगल गिवन है, उसके अगल बगल में दो साइड्स है। इस केस में वो साइड्स कौन कौन सी है, C और B है। इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम माइनस सामने वाली साइड के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू अगल बगल वाली साइड्स। अब मेरे केस में मुझे बताइए, क्या मेरा जो कॉस थीटा है वो कॉस 60 है? क्या मेरा जो कॉस थीटा है वो कॉस 60 है? मुझे बताओ यहाँ पे अननोन वेरिएबल कितने हैं, थीटा अननोन है, A B C, 4 चीजें अननोन है। चारों में से 3 मुझे कुछ भी देते, चौथी में निकाल लूंगा, सिंपल सी बात है। तो कॉस 60 की वैल्यू जो मुझे गिवन है, C स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2, 12 और 10। क्या ये बात सही लग रही है आपको? कॉस 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है क्या? तो क्या इस 2 से 2 कट जाएगा, ये 120 उठ के सामने आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 120 बराबर 144 प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये दोनों मिलके कितने हो गए, 244, और ये उठ के और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना, तो ये 421। तो मेरे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 124। मुझे बताइए 124 एक परफेक्ट नंबर तो है नहीं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है कोई। ये किसके बीच में आता है, 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। मतलब मेरी x की वैल्यू कितनी होगी, रूट का 124। मुझे बताइए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा मेरा आंसर होगा। मेरा आंसर ये है। ऑप्शन देख के आप आइडिया लगा ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था, कोसाइन रूल पे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। कोसाइन रूल के क्वेश्चन जब भी आएगा तब आपको हमेशा ये चीजें मिलेगी। कभी कभी क्या, मैंने बताया ना, 4 चीजें यहाँ पे, नंबर 1, 1 2 3 4, इन चारों चीजों में से कोई भी 3 आपको गिवन है और एक अगर गायब है तो आप कोसाइन रूल से निकाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको तीनों साइड से देता है और एंगल निकालने के लिए बोलता है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी उससे हम स्पेक्युलेट करेंगे कि हमारा एंगल की वैल्यू क्या होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रेस का है, और आप लोग जानते हैं कि इस बार रेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफी।
तो सबसे पहली बात कि 1500 मीटर की रेस है। देखिए रेस कितने की है, 1500 मीटर की। तो अनिल किसको हरा देता है, बकुल को। अनिल 1500 मीटर दौड़ता है और बकुल को ये कितनी देर से हराता है मुझे बताना। अकुल को ये हराता है 150 मीटर से। मतलब जितनी देर में ये 1500 मीटर दौड़ा होगा, क्या इतनी देर में ये 1350 मीटर दौड़ा होगा? तभी तो ये बोलेगा ना अनिल की देख 1500 मीटर की रेस में मैंने तेरे को 150 मीटर से हरा दिया। अब जितनी देर में बकुल 75 मीटर से हरा देता है उसे, है ना, बकुल 75 मीटर से हरा देता है उसे, ठीक है। तो मुझे बताइए यहां जो आएगा 1500 मीटर से अगर बकुल है तो उतनी ही देर में जो तीसरा है चार्ल्स, वो कितनी देर भागेगा, 1425। एक बार ये 175 डेटा चेक करना सही है क्या, सब बराबर है ना? तो क्या मुझे बताइए क्या मैंने डेटा जो लिखा वो सही लिखा है अभी? अनिल 1500 भागा उतनी देर में, बकुल कितना, 1350। बकुल 1500 उतनी देर में, चार्ल्स कितना? मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं रेशियो निकाल रहा हूं। मेरे पास इसका और इसका एक रेशियो आ गया डिस्टेंस का, इसका और इसका एक रेशियो आ गया। काटा पीटी शुरू कर देते हैं। ये 0 से 0 कटा, 15 की टेबल से ये 10 बार गया, 15 की टेबल से ये 9 बार गया, ठीक है। ये मैं इस पे 25 की टेबल से ही काटना शुरू करता हूं, तो 25 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 60 बार। और 25 की टेबल से ये 60 में 3 कम 57, तो ये 19 और ये 20। तो क्या ये आ गया 20 और 19? तो यहां से अगर मैं रेशियो को और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, ए बी सी, तो ये है 10 9 और ये है 20 और ये 19। तो मुझे इसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, और क्योंकि ये इसको भी मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी 20 से, और इसको 9 से, और इसको भी 9 से। तो मुझे बताइए ये 200 आ गया, ये 180 आ गया, और ये 171 आ गया। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया। मेरे को यहां पता लग गया है ए बी और सी एक सेम टाइम में किस रेशो के डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं। ए अगर 200 मीटर भागता है तो उतनी ही देर में बी कितना भागेगा, 180 मीटर, और सी कितना भागेगा उतनी देर में 171 मीटर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। देखो अगर मैं ये बोलता ना कि रेस 200 मीटर की रही होती केवल और केवल, तो अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हरा देता, कितने मीटर से हराता, 29 से। मैं बोलता हूं कि 200 मीटर की अगर रेस रही होती तो चार्ल्स हारता 29 मीटर से। अगर 1 मीटर की रेस रही होती तो चार्ल्स हारता 29/200 मीटर से। और अगर 1500 मीटर की रेस होगी तो चार्ल्स हारेगा 29/200 इंटू 1500 से। 2 0 से 2 0 कटेंगे। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 15 से थोड़ी छोटी आएगी। 15 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू को आप 15 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 15 के स्क्वायर के आसपास वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 15 के स्क्वायर से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू 5 से थोड़ी 15 से थोड़ी छोटी थी। 15 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 के स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा। तो मेरा आंसर 215 है। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, तीनों का आप निकालते, लेकिन क्योंकि यहाँ डेसिमल इन्वॉल्व थे इसीलिए मैंने डायरेक्ट यही निकाला। मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता था दूसरे तरीके से, कि अगर ऐसे मैं बताऊं आपको कि अगर 200 मीटर भागता है अनिल, उतनी देर में वो कितना भागता है, 171 मीटर। अगर अनिल 1 मीटर भागेगा तो चार्ल्स कितना भागेगा, 171/200 मीटर। और अनिल जितनी देर में 1500 मीटर भागेगा उतनी देर में चार्ल्स कितना भागेगा। तो आपको जो ये चीज आप सॉल्व करते ना, तो आपको पता है क्या मिलता है कि चार्ल्स कितना भागा। जितनी देर में अनिल 1500 भागा उतनी देर में चार्ल्स कितना भागा, और आपको आंसर क्या देना था, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैंने ये नहीं निकाला, मैंने सीधा ही ये निकाला कि अगर हारता कितने मीटर से। अगर 200 की रेस होती तो चार्ल्स 29 से हारता। फिर ये वही वाली बात है, 200 रुपए में 29 एप्पल आते हैं तो एक एप्पल कितने रुपए का आएगा, है ना। 200 एप्पल अगर 29 रुपए के आते तो एक एप्पल कितने रुपए का, यूनिटरी मेथड। और मैंने यहां से निकाला कि 1500 मीटर की रेस में चार्ल्स कितने से हारेगा, 217.50 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत देखने को मिलेंगे अगली शिफ्ट्स में भी, जो हम सॉल्व करेंगे तब। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2500 रुपए इन्वेस्ट किए गए 8 साल के लिए साधारण ब्याज के ऊपर, और पैसा कितना बन गया 3725। मुझे बताइए पैसा उधार मैंने कितना लिया
2500। मैंने दिया कितना वापस? 3725। मैंने क्या 1225 रुपए का ब्याज दिया है? क्या मैंने 1225 रुपए का ब्याज दिया है? मुझे बताइए ये 1225 रुपए का ब्याज मैंने कितने साल के लिए दिया है? 8 साल के लिए दिया है। तो मुझे बताइए अगर मैं पूछूं कि एक ईयर का एसआई कितना होगा मेरा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर 1225 रुपए तो आपने 8 साल के रुपए लिए दिए हैं, तो 1200 बटे 8 क्या होगा? आपका 1 साल का इंटरेस्ट होगा। मुझे बताइए इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करते हैं अपन रेट के लिए? प्रिंसिपल पे। मेरा इंटरेस्ट कितना है? 1225/8 और मेरा प्रिंसिपल कितना है? 2500 मल्टीप्लाई बाई 100। ब्याज मूलधन, भाई मूलधन पे ही निकलता है ना ब्याज तो, और मैंने 1 साल पे ही निकाला है। अगर आप सीधा का सीधा 1225 ही रख देते ना आंसर, तो आपको फिर लास्ट में 8 से डिवाइड करना पड़ता। मैंने 1 साल का ब्याज निकाला है, क्योंकि हमेशा याद रखना जो ब्याज की दर होती है वो हमेशा 1 साल पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, पर एनम वैसे पूछा भी गया है, पर एनम। ठीक है, तो मुझे बताइए 2 0 से 2 0 ये कटेंगे, ये जो फ्रैक्शन होगी ये 1225/8 × 25 हो जाएगी, क्योंकि ये 8 सरक के नीचे आ जाता है। तो अब 25 की टेबल में पढ़ना शुरू करता हूं, तो 40 और 8 और 9, क्या 49 बार कट रहा है? ये 49/8 आ रहा है। अब देखिए अगर ये ऊपर आंसर मेरा 6 होता, अगर 48 होता, तो मेरा आंसर 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा, मेरा आंसर 6.25 नहीं होगा। पता है 6.25 का क्या मतलब होता है? 6 1/4, और ये होता है 25/4, मतलब 50/8 अगर होता ना तब मेरा आंसर 6.25 होता। तो मेरा आंसर क्या होगा? 6 से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि 6.25। ध्यान रखना, खुशी खुशी में ऐसा नहीं कि 6.25 मार्क कर लिया। 6.25 एक ऐसा नंबर है जिसकी फ्रैक्शन में बोल सकता हूं 6 1/4, 6 6 4 मल्टीप्लाई प्लस 1 25/4। 25/4 का मतलब है 50/8। ये 50/8 से कम है तो आंसर कम होगा। समझे मेरी बात? सिंपल इंटरेस्ट का आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि 2 सर्कल है वो एक्सटर्नली टच करते हैं और पी पर, ये मेरा पहला सर्कल है, ठीक है, नहीं फिल नहीं करता हूं मैं इसे, ये है मेरा, ठीक है, और ये मेरा क्या है? दूसरा सर्कल है। ये कहां टच कर रहे हैं? किसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब यहां पे बोलता हूं एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। आप लोग जानते हैं डीसीटी अगर पढ़ा होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वगैरह, तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत। क्या हुआ? ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, अब बोला जा रहा है ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इन दोनों के बीच में। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ऐसी टेंजेंट होती है जो सीधी सीधी जाके दोनों पे हो रही है। अगर ये ऐसे होती तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये दोनों कहां पे मिले? इस पी पॉइंट पर। ठीक है, अब यहां पे आप जानते हैं कि अगर मैं इसको ए को पी से ज्वाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, और मैं वापस इसको भी इससे ज्वाइन कर देता हूं। देखिए आपके सामने अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो ऐसा फिगर आपने कभी ना कभी देखा होगा। ठीक है, अब जो बात उठती है वो ये है कि पी ए बी, ये जो एंगल है मेरा कितना है? 40 डिग्री का। ये एंगल मेरा कितना दे रखा है? 40 डिग्री का। देख एक बात जो आपको याद रखनी है कि ऐसा कभी भी आपके सामने डायग्राम बन रहा है जब 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये ट्रायंगल जब भी बनेगा ना, ये छुटकू ट्रायंगल, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल यहां बन रहा है ना, ये कैसा ट्रायंगल होगा? हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और उसका राइट एंगल कहां पे होगा? इस जगह। तो ये P की जो वैल्यू होगी ये हमेशा और हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री। अगर आपको ये बात पता है तो 90 ये अकेला ले गया 180 में से, 40 ये ले गया, तो इसके लिए कितना बचा? 50 डिग्री बचा, और वही मेरा आंसर है। देखिए कितना आसान है अगर मुझे एक बात पता थी। इसलिए होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मैं इसलिए इंपॉर्टेंस बताता हूं। आपने ज्योमेट्री कुछ भी नहीं पढ़ी, बस आपने ये देखा और आपको याद रह गई ये बात एग्जाम में, और आपने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पहली ब्रांच के दोनों साल का रेशियो मुझे निकालना है। पहले साल का इतना है भाई 80। भाई दिख नहीं रहा हो तो पीडीएफ में देख लेना, वैसे मैं इसे बड़ा करने की कोशिश कर देता हूं। ये देख लो भाई, पहले साल की ब्रांच कितनी है? ये 80, और दूसरी वाली कितनी है? 105, और दूसरी वाली कौन सी निकालनी है हमें? चौथे साल की।
चौथे साल की देख लो भाई, चौथे साल की, ये चौथा साल है, चौथे साल की पहली वाली कौन सी है 85 और दूसरी वाली कौन सी है 95। मुझे इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ब्रांच 1 और ब्रांच 4 है ना, तो 1 में क्या क्या है, 1 में है 80 और 105, तो ये है 80 प्लस 105 और इसका रेशियो हमें निकालना है किसके साथ, 85 और 95 के साथ, 85 प्लस 95 के साथ। आप लोगों ने भी ऐसे ही किया इसे, तो ये कितना हो जाएगा 180 और ये कितना हो जाएगा 185। अगर मैं 5 से काटूंगा तो ये जाएगा 36 बार और ये जाएगा 37 बार, तो ये होगा मेरा राइट आंसर। मेरा ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका गलत है। अगर आपकी शिफ्ट में किसी में पेपर था तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं, वैसे लोगों ने कर ही दिया होगा अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका गलत है। 37:36 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन भी यही है और 7 नंबर का क्वेश्चन भी यही है। आप हल्का सा डिफरेंस है बस साइन का, अगर आप ढंग से देखें तो इस वाले में ऊपर प्लस माइनस है और इस वाले में प्लस है, हल्का सा चेंजेस है, बाकी सेम है। तो देखिए इसको जानने के लिए मैं एक बात आपको बता ही चुका हूं पहले भी, लेकिन आप मेरी बात सुनते नहीं हो। देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखने की कोशिश करूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, ए बी की ए माइनस बी के बराबर होगा ना। ये क्या आपको ये बात ठीक लग रही है? क्या ये पहला वाला फॉर्मूला है ये ठीक है? और सिमिलरली इसी के बिहाफ पे मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस तरीके से भी तो, ठीक है। चलिए अब अगर आप इसको ऊपर वाले चीज को ढंग से देखें, मैं इस 4 को एक बार के लिए डिवाइड करके काट दूं तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जो चीज वहां लिखी है उसे देखिए, 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर, ये प्लस आएगा ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में प्लस आएगा ना, प्लस 17 का स्क्वायर प्लस है, इधर माइनस है ना, इधर भी नहीं है, इधर ये भी प्लस है ना, ठीक है, ये प्लस है। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये 17 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में प्लस है। आपके पास जो ओरिजिनल पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाली थी उसमें सही है, क्योंकि वो तो एग्जाम के आंसर की है, ठीक है। प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी, और ये वैल्यू किसके बराबर है? अगर आप इसे बहुत ढंग से देखो तो क्या आपको ये वाला फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा जो इस फॉर्म में मैंने लिखा है? देखो सामने क्या होना चाहिए इसके, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस कितना है 10, ये वाला क्राइटेरिया हमारा सेट है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब सेट है, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये सब कुछ सही है तो यहां पे क्या होना चाहिए था, पी की जगह इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए था ना, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 17 इंटू 7, और 17 इंटू 7 कितना होता है 119, मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सही है? आसान है, आसान है। अब देखो सेम अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है ना, ऊपर क्या दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां पे क्या दे रखा है ए प्लस बी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, अब इसको इधर ले जाओ बस उठा के, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मेरा फॉर्मूला। तो आप यहां पे मुझे देख के बताइए क्या ये ए प्लस बी के बराबर आ रहा है? आ रहा है। 17 प्लस 7 24 हो रहा है, तो के की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, ए बी के बराबर होनी चाहिए थी, और ए बी किसके बराबर होगा यहां पे 119 के ही बराबर होगा। यहां पे इस बार 4 नहीं है, पिछली बार थोड़ा सा अलग था ये, समझे मेरी बात? तो आसान है ये क्वेश्चन, अगली बार कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो ठीक है। इनको ओपन करके करने की कोशिश मत कर लिया करो कि आपने 17 का क्यूब लगाने लग गए, वो तो नहीं लगा पाओगे 17 का क्यूब आप ठीक है। सबसे पहली बात इसका डिवीजर हमें निकालना है। देखिए एक बात मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताई होगी, जब a टू द पावर x माइनस बी टू द पावर x की फॉर्म में कोई चीज होती है और x एक ऑड नंबर होता है, x एक ऑड नंबर होता है, तब ये जो नंबर है ना
वो हमेशा और हमेशा डिविजिबल किससे होगा? a माइनस बी से। हमेशा और हमेशा डिविजिबल किससे होगा? a माइनस बी से। देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है आपको थोड़ी देर पहले, आपको ये नजर आ रहा है? a की पावर कोई ऑड नंबर माइनस b की पावर कोई ऑड नंबर, क्या ये नंबर जो भी होगा उसके अंदर हमेशा a माइनस बी एक मल्टीपल के रूप में होगा? मतलब कि इस नंबर का जो भी आंसर आएगा उसको जब भी मैं a माइनस बी से डिवाइड करूंगा वो पूरा पूरा कटेगा। तो याद रखने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है? अगर कोई नंबर a क्यूब प्लस बी, a की पावर ऑड प्लस b की पावर ऑड फॉर्म में है, जैसे कि ये फॉर्मूला, तो ये हमेशा किससे कटेगा? a प्लस बी से कटेगा, ठीक है? तो बस याद रखने वाली बात कितनी है, कैसी है कि अगर कोई नंबर a टू द पावर x माइनस बी टू द पावर x की फॉर्म में है, वेयर x इज एन ऑड नंबर, याद रखने की सबसे अच्छी तरकीब क्या है? हमारा ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, जब ये फॉर्मूला सेम ही हुआ ना, इसी को फॉलो कर रहा है, इसी पैटर्न को। ये याद रखने के लिए हमने एक क्यूब का फॉर्मूला याद रख लिया। तो ये नंबर हमेशा और हमेशा, दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी, ये नंबर हमेशा a माइनस बी से भाग होगा। समझे मेरी बात? आंसर में ऑप्शन में देख के मुझे बताओ क्या 48 हमारे आंसर में दे रखा है क्या? भाई जो मैंने आपको थ्योरी बताई उसके अकॉर्डिंग तो 48 ही आंसर होना चाहिए था। अब ये बात तो पक्की है कि इस नंबर को कौन काटता है? 48 काटता है। अगर इस नंबर को 48 काटेगा तो 48 के सारे फैक्टर्स भी तो काटेंगे ना। अगर 4 किसी नंबर को काटता है तो 2 भी उससे काटेगा, अगर 6 किसी नंबर को काटता है तो 2 भी उससे काटेगा, 3 भी उससे काटेगा। तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा नंबर है जो इसका फैक्टर है? 8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लॉजिक समझ गए इस क्वेश्चन को करने का? नंबर सिस्टम में पढ़ाता ही हूं मैं ये, और आते ही रहते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है? बाकी अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते? ऑप्शन पुट कर करके डिवाइड कर करके देखते, ठीक है? तो भी आप आंसर निकालते। यहां से 8 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो पहले वाले का रिमाइंडर भी 1 बचेगा, दूसरे वाले का भी 1 बचेगा, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से भी मुझे पता लग जाता है कि वो डिविजिबल है। वरना एक सेकंड में हमें ये क्वेश्चन होता है, पेन उठाने की कोई खास जरूरत नहीं है कि ये नंबर 48 से कटेगा, 48 से कटेगा तो चारों में से चेक कर लो कौन सा 48 का फैक्टर है ना? मुझे पता 46 नहीं है, 50 तो बड़ा, 14 हो ही नहीं सकता, 14 के टेबल में कहाँ आता है 48? 8 के टेबल में आता है 48 बस। क्वेश्चन हमें बोला गया है कि बताइए Z ने 3 दिनों के दौरान एवरेज कितने प्रिंट दिए? भाई एवरेज कितने प्रिंट दिए? 210, 160 और 218 का सम कर लो। तो ये है 210, ये है 160 और ये है 218। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। तीनों दिन में मिलाकर इसने कितने पेज किए हैं? 588। तो मेरा जो आंसर होगा वो 588/3 होगा, क्योंकि मुझे यहां पे क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो मुझे बताइए मेरा आंसर क्या 196 आ रहा है क्या? 196 आ रहा है। ये 100 में कितना कम है? 200 में कितना कम है? ये 4 कम है। ये 600 में कितना कम है? 12 कम है। देखे आपने? 200 में 4 कम, 600 में 12 कम। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। 200 में 4 कम, 400 में 8 कम, टेबल ऐसे चलेगी ना इसकी, और फिर अगली टेबल में क्या कि 600 में 12 कम। बाकी आप डिवाइड तो करके देख ही सकते थे। बाकी आप देखना चाहते तो मेरी यूनिट डिजिट यहां पे जो आंसर आने वाली थी 3, उसमें मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। इस वाले नंबर की यूनिट डिजिट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं 3 मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए। तो 6 ही तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, वो और कौन कर रहा है? यहां पे जब मैं एक ऐसा नंबर रखूंगा जो 6 पर खत्म होता है, 3 और 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा ना जो 8 पे खत्म होता है। समझे? बाकी कोई 588/3 को डिवाइड करने में कोई बहुत ज्यादा खुददारी वाली बात नहीं है, आप लोग कर ही पाओगे आगे पीछे, ठीक है? क्वेश्चन है एवरेज का। एवरेज में जो क्रिकेट वाला टाइप हमने किया होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन है ही है बिल्कुल, और सेम क्वेश्चन है शीट में कि यही वाला है कि उसका एक बार बेस्ट हटा लो और एक बार वर्स्ट हटा लो। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, एक बेसिक है, एक डेविएशन है। तो देखिए अगर मैं बेसिक तरीके की बात करूं तो यह मैं जानता हूं कि जो टोटल मैच उसने कितने खेले? 27। ये क्वेश्चन हुआ आप लोगों से? हुआ? देखिए 27 इनिंग्स उसने खेली और हर इनिंग में कितने एवरेज है उसका? मतलब अगर मैं उसके टोटल रन्स की बात करूं कि उस आदमी ने टोटल कितने रन्स बनाए हैं, तो आप बोलेंगे सर उसने 27 × 47 रन्स बनाए। क्या ये बात सही है? अब मैं बोलता हूं कि एक काम करो, इसके टोटल रन्स तो फाइंड करो, लेकिन इसमें से क्या एक्सक्लूड कर दो? एक्सक्लूडिंग हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। और तो मैच कितने हो जाएंगे? 25, और 25 में इसका एवरेज कितना है? 42।
मतलब अगर मैं हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दूं तो क्या उसके एवरेज रन इतने आएंगे, टोटल रन इतने आएंगे? मैं पहले वाले को अगर सॉल्व करूं तो ये कितना होता है 8 28 और 14 कितना होता है 42 और ये कितना होता है 49, तो ये क्या हुआ 9 6 12, क्या ये 1269 आ रहा है? ये पहला वाला जो आया ये 1269 आया है। दूसरे वाले की मैं बात करूं तो 50 जीरो, यहाँ पे 5 इधर 100 105, क्या 1050 आया है? मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 9 में से 0 गया 9, 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 10 गया 2, ये 219 मेरा आया है डिफरेंस। मुझे बताइए पहले मेरे पास 27 मैच थे तो मेरा रन इतना बन रहा था, मेरे बाकी फिर 25 मैच हुए तो मेरे रन इतने बन रहे हैं, तो 219 मेरे रन जो है वो है मेरा, जब मैं मेरा हाईएस्ट और मैं मेरा लोएस्ट जब ऐड कर देता हूं ना तो मेरा ये है, मतलब 25 मैच तो उसके थे, एक मैच उसका हाईएस्ट वाला, एक मैच उसका लोवेस्ट वाला, तो ये जो चीज है ये क्या है, ये उन दोनों मैचेस का समय है। अब मुझे बताइए यहां पे एक लाइन लिखी गई है कि इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, नहीं ये नहीं, इफ हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड्स हिज लोवेस्ट स्कोर बाय 152, मतलब उसने जो हाईएस्ट स्कोर लाया है और जो लोवेस्ट स्कोर लाया है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 152। तो मुझे बताइए हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना है 219, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना है 157। मुझे हाईएस्ट निकालना है ना, मैंने आपको पहले ही बताया ऐसी कभी भी इक्वेशन हो तो क्या करो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो हाईएस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 219 प्लस 157 और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं 2 कर दूंगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो उसकी आखिरी डिजिट क्या 8 होगी, क्या मेरी आखिरी डिजिट क्या 8 होगी? क्योंकि मैं जानता हूं ये बात कि यहां से जो मेरे को नंबर मिलने वाला है उसकी आखिरी डिजिट 6 होने वाली है, मतलब यहां पे एक ऐसा नंबर आएगा, ठीक है। तो या तो मेरा आंसर 3 हो सकता है या 8 हो सकता है, क्योंकि 3 इंटू 2 भी 6 होता है और 8 इंटू 2 भी कितना देता है मुझे 6 देता है, ठीक है। तो मेरा ये आंसर, वैसे आप सॉल्व करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16, 6 यहाँ पे 1 इधर 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, ये 4 होगा ना, ये नहीं सही होगा 376/2 सही है। तो 376 का आधा कितना होता है 188, ठीक है। अब देखो ये 200 में कितना कम है 12, ये 400 में कितना कम है 24, 12 कम है 200 में, वो 400 में 24 कम है, मतलब ये उसका डबल है। समझे मेरी बात? ऐसे ये इसका कन्वेंशनल तरीका, बुकिश तरीका। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, ये जिन जो भी लोग ये देख रहे हैं और जिनको ये तरीका समझ में आएगा, ये बेसिक एवरेज का तरीका है, मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ाता हूं। मैं इसको पढ़ाता हूं, हमारा अलग कंसेप्ट है अपना अमीर गरीब का। अमीर गरीब का मतलब ये है कि कुछ लोग एवरेज में ज्यादा लेकर बैठते हैं, कुछ लोग एवरेज में कम लेकर बैठते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना जब हम एवरेज पढ़ेंगे तब हम इसे देखेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ पाए। मुझे बताओ क्या मेरे पास 27 मैचेज है, ऐसे ऐसे करते 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 कितने मैचेज है, ये तो 25 मैच है। अब एक जो मैच है वो मेरा कौन सा है हाईएस्ट वाला, और एक जो मैच है मेरा कौन सा है वो लोएस्ट वाला। ये जो टोटल मेरे मैचेज है ये कितने हैं 25, ये तो 25 है, ये मेरे 25 मैचेज है, और ये बचे हुए मेरे कौन से मैचेज है 2 मैचेज है जो मैं एक बार एक्सक्लूड कर रहा हूं। अभी सबका एवरेज कितना है 47। मतलब मेरा ये मानना है कि 47 का मतलब ये है कि अभी इसके पास भी 47 है, इसके पास भी 47 है, इसके पास भी, सबके पास 47 है, और इसके पास भी 47 है, और इसके पास भी 47 है। ये 25वां मैच है और ये पहला मैच है, और ये 26वां 27वां। क्या अभी सब 47 लेकर बैठे हैं, है ना? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों चले गए, मुझे बताओ ये दोनों चले गए तो ये 47 अपना तो लेके ही गए, क्योंकि इनके सर पे कितना था 47। अब मैं ये गए तो ये अपना 47 तो लेके गए। अब मुझे बताओ इनके जाने के बाद बाकी लोगों की हालत खराब हो गई या उनको मजे आ गए? आप मुझे बताइए क्या हो रहा है, क्या बाकी लोगों का एवरेज खराब हो गया? 42 हो गया है। अब मतलब जो लोग गए थे ना वो अमीर लोग थे, जिन लोगों के जाने से दिक्कत हो वो अमीर है, और जिन लोगों के आने से दिक्कत हो वो गरीब है। भाई कंसेप्ट तो यही कहता है ना, मतलब कैपिटलिस्ट मत समझो मेरे को, कंसेप्ट तो यही है ना हमारा कि अमीर आदमी के आने से हमेशा अच्छा रहता
है ना। आपके घर में एक आदमी की एक्स्ट्रा जॉब लग गई तो ज़्यादा अच्छा हुआ ना। एक घर में एक अमीर घुसा, अमीर का मतलब जो कुछ प्रोवाइड कर रहा है, अमीर का मतलब अमीर से नहीं, अमीर का मतलब है जिसके पास सरप्लस है। और एक आदमी आपके घर में आज से वो रहने आ जाए जो जॉब नहीं करता है, बस रहता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी ना। बस वैसे ही कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये जब गए ना, तब इन हर आदमी से कितना कितना ले गए, 5-5 ले गए। ये कितने लोग हैं, 25। मतलब जब हाईएस्ट और लोवेस्ट गए तब वो 47 और 47 तो अपना लेकर गए थे, और 5-5 सबसे लेकर गए थे, 125 इनसे लेकर गए थे, समझे। तो 14 और 5 कितना हो गया, 19, 9 यहाँ पे 1 इधर, 8, 9, 10, 11 का 1 यहाँ पे 1 और 2, तो ये कितना आया, 219। मुझे बताइए हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट पहले अपना कितना आया था, 219 ही आया था। समझ गए ना यहाँ पे कंसेप्ट। अब तो वही करना है हमें, जो निकालना है क्या है, डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आई, डेविएशन में आप इस क्वेश्चन को करोगे तो एग्जाम में ऐसे ही, आप ऐसे तो जो पहले वाली अप्रोच है उसको आप 1 मिनट में नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि कल को ज्यादा मैच हो जाए। इसमें हमने क्या देखा, अच्छा 2 गए, मतलब वो अपना अपना एवरेज तो ले गए जो उनके पास था। अब ये देखो कि उनके जाने के बाद बाकी लोग पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। बाकी लोग बढ़ गए मतलब वो गरीब थे, बाकी लोग कम हो गए मतलब वो अमीर थे। अगर वो अमीर थे इसका मतलब बाकी लोग उनसे 5-5 उधार लेकर बैठे थे इनके साथ। ये जैसे ही गए इन सबसे 5-5 ले गए। इसे बोलते हैं एवरेज को सॉल्व करना बाय द यूजिंग ऑफ मेथड ऑफ डेविएशन, है ना। डेविएशन से सॉल्व कर रहे हैं हम, डेविएट देख रहे हैं कि डेविएशन कितना गया हमारा टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो देखिए वैल्यू पुटिंग से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि आप यहां देखते हो कि मेरे जो ऑप्शंस है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो मैं थीटा की कोई भी वैल्यू रख लेता हूं। मैं यहां पे थीटा की वैल्यू क्या रख रहा हूं, 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 1 - 2 × 2, 2 - 4 बराबर -2। मैं ऑलरेडी आपको क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री 2022 के, तो हम कर ही चुके हैं। हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन। देखिए ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √AB होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ए और बी का क्या होता है, क्या होता है AB। बाकी शीट में आपको सीधा का सीधा सवाल आपको मिल ही जाएगा टाइप वाइज। जब मैंने मीन प्रोपोर्शन अपनी रेशियो की शीट आप देखोगे, आज ही डाली है ना रेशियो की शीट टेलीग्राम पे, शायद टाइम टेबल पे, उसमें आप खोल के देखोगे तो आपको शायद हो सकता है इसी डेटा पे ही सवाल मिल जाए, 169 और 144 पे ही। उसमें आपको मीन प्रोपोर्शन का एक सेगमेंट मिलेगा, वहां पे आपको 7-8-10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें अपना काम हो जाता है। तो मेरा मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, √169 मल्टीप्लाइड बाई 144। 169 बाहर आएगा क्या बनेगा 13, 144 बाहर आएगा क्या बनेगा 12, और 13 और 12 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है 156। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखिए 2 नंबर है उनका HCF 12 है, 2 नंबर है उनका HCF 12 है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा शीट में HCF LCM की। ठीक है, ऐसे मैं आपको बताने लगा तो लगभग हर क्वेश्चन से अपन मिलता जुलता ढूंढ ही पाएंगे। सबसे पहली बात, अगर किसी भी नंबर का HCF है कुछ भी, वो नंबर, जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं 4 और 12, मुझे बताओ इनका HCF क्या है। 8 और 12 देख लेता हूं, चलो मैं, मुझे बताओ 8 और 12 का HCF क्या है, 4 होता है। तो क्या मैं 8 को 4x की फॉर्म में लिख सकता हूं और 12 को भी 4y की फॉर्म में लिख सकता हूं, नहीं 4x की फॉर्म में, सॉरी y सॉरी पहले सही लिखा y। क्या मैं इसको 4y की फॉर्म में लिख सकता हूं भाई, 4 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है और 8 बना है, 4 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ 12 बना है। HCF का मतलब क्या है कि 4 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब कि क्या x और y का कोई लेना देना नहीं है। x और y विल बी को प्राइम, x एंड y आर को प्राइम, x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ कॉमन होता तो फिर HCF 4 किस बात का, इनमें से कुछ और अगर कॉमन लेना बाकी रहा होता तो फिर 4 HCF नहीं होता। यही बात हुई ना इसका मतलब तो। और ऐसे 2 नंबर जिनमें कोई कुछ कॉमन नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। ठीक है, अब एक नंबर है आपके सामने, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका HCF क्या होगा 8 और 12 का, तो मुझे बताओ 8 और 12 का HCF कितना होगा, 8 और 12 का HCF कितना होगा बताओ मेरे को। LCM कितना होगा 24। मुझे बताओ इनका HCF कितना था 4, x की वैल्यू कितनी थी
2, भाई अगर 8 4x के बराबर तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है? क्या मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा वापस यही आ रहा है क्या एलसीएम? समझे मेरी बात को? तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं मुद्दे की बात वो ये है, एक लाइन में आप लिखना चाहें कि अगर एक नंबर है जिसका एचसीएफ मुझे गिवन है इस केस में, तो मेरा पहला नंबर क्या होगा? 12x, दूसरा मेरा नंबर क्या होगा? 12y, और यहां पे x और y क्या होंगे? को प्राइम। अब जो इनका एलसीएम होगा ना वो 12 इंटू एक्स इंटू वाई होगा। समझे मेरी बात? तो यहां पे हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा नंबर मेरा एलसीएम नहीं होगा। चालाकी देखो उसकी, एलसीएम मेरा वो नंबर नहीं होगा जो 12 का मल्टीपल नहीं है। 12 का मल्टीपल मेरा 84 है, 72 है, 60 है, नहीं है, ये मेरा नहीं है। समझे मेरी बात? तो मेरा आंसर क्या होगा? 90। लॉजिक समझे ना आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे कई बार वो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुछ और दे दिया, एलसीएम दे दिया, एक नंबर दे दिया तो फिर दूसरा नंबर पूछ लिया। ऐसे भी वो कर सकता है आपसे, ठीक है? अलग अलग तरीके, सारे टाइप हमने कवर कर रखे हैं। क्वेश्चन तो कतई घटिया है। जो पी में मैन्युफैक्चर हो रही है उसका रेशो हमें आर से निकालना है, तो ये तो 2:3 आ गया, इसमें तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है, तो काफी आसान है। अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है, दो सर्कल है, उनका सरकमफ्रेंस दे रखा है हमें, और बोला जा रहा है कि उनकी रेडियस के बीच का डिफरेंस कितना होगा। मुझे एक बात बताइए, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है क्या? परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है? ये जो चीज अभी मैंने ऑरेंज कलर में, ऑरेंज नहीं, ये नहीं, सॉरी, अभी जो चीज मैंने ऑरेंज कलर में बना रखी है ना, इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है? अब जो चीज मैंने ब्लू कलर में कर रखी इसे एरिया बोलते हैं। समझिए मेरी बात? तो यहां पे हमें सरकमफ्रेंस से मतलब है, बस सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, एक तरह से सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल है, उसकी ये सरकमफ्रेंस होती कितनी है? 2πr, ये होती है सरकमफ्रेंस। अगर आपको कभी भी किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी है तो वो क्या होगी? 2πr। चलिए अब मुझे बताइए, दो सर्कल है, दोनों सर्कल की ऑब्वियसली जब सरकमफ्रेंस अलग अलग है तो क्या रेडियस भी अलग अलग रही होगी? अगर सर 2π तो दोनों में कॉमन है ना फॉर्मूला में, 2πr1 और 2πr2, ऐसा कुछ रहा होगा। तो मैं बोलूंगा जो मेरा पहला वाला सर्कल है 2πr1, उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? और जो मेरा दूसरा वाला सर्कल है 2πr2, उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? 352 सेंटीमीटर, ठीक है? अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे, हमें क्या निकालना है? दोनों रेडियस का डिफरेंस निकालना है। तो आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो क्या मुझे बताइए, पहली इक्वेशन से हम r1 की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी इक्वेशन से हम r2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। वरना अगर मैं काम करूं, क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2πr2 माइनस 2πr1 की जो वैल्यू है वो 352 माइनस 198 है। मैंने क्या किया है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। बड़ा वाला ऑब्वियसली मैंने आगे रखा है, यहां से मुझे पता लग गया ना कि r1 बड़ा है या r2 बड़ा है। ये ऑब्वियसली ये बड़ा है तो r2 बड़ा होगा, तो मैंने r2 आगे रख दिया। अगर मैं इन दोनों में से 2π कॉमन ले लूं तो क्या मुझे बताइए, जो ब्रैकेट के अंदर चीज आ गई यही मुझे निकालनी है? क्या जो ब्रैकेट के अंदर चीज आ गई है वही मुझे निकालनी है? मुझे बताइए, इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए, कम करने के लिए मैं 200 माइनस कर दूं 152 करके, और फिर 2 ऐड कर दूं तो 154 आ जाएगा क्या? अब मुझे इसे सॉल्व करना है। ये होता है 2 इंटू 22/7 और इंटू r2 माइनस r1 जो मुझे फाइंड करना है, और ये किसके बराबर होगा? 154 के। ठीक बात है? देखो अगर मैं 22 से इसे 11 से काटूं तो ये 2 बार जाएगा, और ये 14 बार जाएगा, और इसे मैं काटूंगा तो ये 7 बार जाएगा। तो r2 माइनस जो r1 आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 इंटू 7/2, 49 का आधा। 49 का आधा मतलब 25 के आधे में से थोड़ा सा कम। समझ गए ना? 49 का आधा क्या होता है? 25 से थोड़ा कम होगा। 50 का आधा अगर 25 होता है तो 49 का आधा 25 से चुन्नू सा कम। मेरा एक ही आंसर है। समझ गए? बाकी आप क्या करते? पहली इक्वेशन से r1 निकालते, दूसरी इक्वेशन से r2 निकालते। आप ऐसा नहीं करोगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जब भी आएगा ये क्वेश्चन, जब भी आएगा आप इसे हमेशा ऐसे लिखोगे एग्जाम में, 2πr2 माइनस r1 बराबर उन दोनों का डिफरेंस। आप एग्जाम की कॉपी में सीधा यही लिखोगे। ठीक है? ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी ऊपर वाली बातें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ भी बढ़ाया गया, ब्रेथ भी बढ़ाया गया। ये क्वेश्चन हम परसेंटेज में करते हैं, मेंसुरेशन में भी करते हैं।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं लेंथ को भी a परसेंटेज से बढ़ा रहा हूँ और ब्रेड्थ को भी b परसेंटेज से बढ़ा रहा हूँ, तो जो मेरा एरिया आएगा उसके अंदर जो परसेंटेज चेंज आएगा वो इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आएगा, जो होगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि जो मेरा 8 है वो a है और जो मेरा 5 है वो क्या है, b। तो मेरी लेंथ और ब्रेड्थ बड़ी हुआ है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं l प्लस बी प्लस एल बी बाई 100, है ना। लेंथ जितने परसेंटेज से बड़ी है एरिया उससे बढ़ेगा, ऐसे बुक्स में कहीं में लिखा हुआ भी होता है। ये बात सब पे ही एप्लीकेबल होती है, कोई लेंथ ब्रेड्थ की अकेले की बात तो है नहीं। तो मुझे सक्सेसिव निकालना है, तो मुझे बताइए कितना होगा, 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5/100, तो ये कितना होगा 13 प्लस 0.4, क्या 13.4% एरिया मेरा बढ़ जाएगा, 13.4% एरिया मेरा बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड सवाल है, 50 बार आपने इसे प्रीवियस ईयर में देखा है और 10 बार मैंने इसे कराया है। ठीक है, ये सवाल मोस्टली मैं मेंसुरेशन 2D में ही डील करता हूं, क्योंकि हम इसके साथ बहुत सारे सर्कल भी करते हैं, हम इसमें वॉल्यूम वाला भी एंगल ले आते हैं। क्योंकि जब परसेंटेज पढ़ा रहे होते हैं बच्चे इनिशियली इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि वो वॉल्यूम पाई स्क्वायर आर एच वगैरह से भी डील करे, वरना अपन इसमें सिलेंडर क्यूबॉइड सब में लगा सकते हैं यही चीज। अपन जब वॉल्यूम में होगा तब 3 बार इंक्रीज होने लगेगा। क्वेश्चन आ रहा है कि रिया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो 30% का एक डिस्काउंट ले ले या 25 और 5 के 2 डिस्काउंट ले ले। तो आप जानते हैं मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट आपको बताया है, तो मुझे बताइए पहले आपको 25% का डिस्काउंट मिले और फिर आपको 5% का डिस्काउंट मिले, या पहले आपको 5% का डिस्काउंट मिले और फिर 25% का डिस्काउंट मिले, कोई फर्क है क्या इन दोनों बातों में? इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? है या नहीं है मुझे बताइए, इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है, दोनों बातें सेम है, सेम है ये। अगर कोई आपको बोलता है कि ये मोबाइल है, मैं पहले 25% का डिस्काउंट दूंगा फिर 5% का दूंगा, या पहले 5 का दूंगा फिर 25 का दूंगा, सेम है। क्यों सेम है? फॉर्मूला में ए और बी को इधर उधर करके देख लो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? मुझे बताइए, अगर मुझे इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है, पहले आपको a% का डिस्काउंट दिया गया फिर आपको b% का डिस्काउंट दिया गया, तो आपको जो नेट डिस्काउंट होगा वो होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, है ना। वैसे तो इसका एक्चुअल में जो होता है वो तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, पर फिर हमें उसे 100 से माइनस करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट आपको सिंपल वाला बता रहा हूं जिससे आपका सीधा आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्काउंट। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ना सक्सेसिव इंक्रीमेंट था, अब जो मैं कर रहा हूं वो सक्सेसिव डिक्रीमेंट कर रहा हूं। पहले 25% का डिक्रीज किया पैसा, फिर 5% का डिक्रीज किया पैसा, समझे मेरी बात। तो यहां पे मैं वैल्यू रखूं तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5/100, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 5/4, और ये कितना होता है 3 माइनस 1/4, सॉरी 1/4, तो ये हो जाएगा 28 3/4, है ना। 28 3/4 का डिस्काउंट मिलेगा उसे पहले वाले केस में, 28 3/4% का डिस्काउंट मिलेगा उसे दूसरे वाले केस में। पहले वाले केस में उसे कितने का डिस्काउंट मिल रहा था, 30% का। तो अगर उसने तैयारी की होती सीजीएल की तो वो डिसाइड कर लेती कि उसे कौन सा डिस्काउंट लेना है। आपके हिसाब से कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए उसे, इतना, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर अगर वो 28 3/4 वाला लेती है ना तो उसे 1/4% का लॉस हो जाएगा। अगर वो ये वाला डिस्काउंट लेती है तो क्या उसे इतने का लॉस हो जाएगा। ये चीजें कैलकुलेट हो कहां, किस पर ये डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। मैं उससे क्या बोलूंगा कि अगर रिया तू 30% पे लेगी तो तेरे को मार्केट प्राइस का 30% कम मिलेगा, और अगर तू ये वाला डिस्काउंट लेगी तो तुझे मार्केट प्राइस का 28 3/4% मिलेगा। अगर तूने गलती से ये वाला चुन लिया है ना, या ये वाला चुन लिया तूने गलती से, तो तेरे को कितने का लॉस होगा, 1/4 का लॉस होगा। यही बोलूंगा ना मैं रिया को। तो 1/4 किसका, 1/4 मार्क्ड प्राइस का। तो मेरा आंसर क्या होगा, 5/4%, जो कि 1/4 ही होता है ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ 3840। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 1/100 इंटू 384, 0 से 0 कट जाएगा, ये इससे 2 बार जाएगा, ये हो गया 8
4 जा 32 और 8 8 जा 64, 48 रुपए का नुकसान हो जाएगा रिया को अगर रिया डिस्काउंट ये वाला चुन लेगी तो। ठीक है, 28 रुपए उसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो याद रखना जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क्ड प्राइस पे, छपी हुई जो मूल्य होती है हमेशा उस पर ही छूट कैलकुलेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी। क्वेश्चन अच्छा है, और ये अच्छा क्यों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसमें जो आंसर लाना है ना वो हमने एग्जामिनर की फॉर्म में लेकर आना है। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, सेक 30 कितना होता है 2/√3, और कॉसेक 30 कितना होता है 2। मैं अगर नीचे वाले का एलसीएम ले लूं तो ये हो गया 1/√2 और ये हो जाएगा 2 + 2√3/√3। ठीक है, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन 2 + 2√3। ठीक बात है। अगर मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2√2। देखो मैं इस ब्रैकेट में से दोनों में से 2 को कॉमन ले लूं, इस वाले ब्रैकेट में से मैंने इससे भी 2 लिया, इससे भी 2 लिया, 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा √3 + 1। और आप लोग जानते हैं कि मुझे नीचे 8 बनाना है, मतलब 2√2 तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे को बस ये वाली चीज यहां से हटानी है। और अगर मुझे ये वाली चीज यहां से हटानी तो मैं इसका क्या करता हूं, रैशनलाइजेशन, √3 - 1 और ये क्या है √3 - 1। तो मैं ऊपर सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 3 - √3 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 बनाएंगे ना, a - b a + b a² - b², तो ये हो जाएगा 2√2 तो पहले से ही है और एक 2 और आ जाएगा। तो मुझे बताइए अब जो मेरी चीज बनी है वो मेरी क्या बनी है, और मुझे डिनोमिनेटर में दिख क्या रहा है 8 दिख रहा है क्या, 8 जैसा दिख रहा है क्या, तो मैं क्या ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे में √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये जब √2 पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 बनाएगा, दूसरे वाले से होगा तो √6 बनाएगा, और इससे होगा तो नीचे 8 बनाएगा। याद रखिएगा √(x) को जब आप √y से डिवाइड करते हो तो √(xy) आता है। तो यही हुआ है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन √6 इसलिए बना है। ये मेरा ऑप्शन नंबर ए है और ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तो पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10। तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं हम। ये मेरा सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है 10 है। ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है, एक कॉर्ड है ए बी, ये देखो एक कॉर्ड है ए बी, ये मैंने ए बी कॉर्ड बना ली। अब ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा इसका, ये मान लो कहीं ना कहीं इसका क्या है सेंटर। ठीक है, और यही इसकी यह क्या रही होगी यहां पे रेडियस। ये क्या है इसकी रेडियस, ये क्या है इसकी रेडियस, और ये क्या है कॉर्ड ABO, है ना। तो मुझे एक बात बताओ अब आप, ये एंगल कितना बना रही है, यहां पे एंगल कितना बन रहा है ये, तो मुझे बताइए क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है। तो दोनों साइड्स बराबर है तो ये अगर एंगल अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। मुझे बताइए 60 + अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 180, अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 120, 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 120 बटा, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 120/2, और वो कितना होगा 60। मतलब ये वाला अल्फा भी 60 होगा, ये वाला अल्फा भी 60 होगा, मतलब तीनों के तीनों एंगल ही 60 होंगे, और तीनों के तीनों एंगल 60 है। इस बात का क्या मतलब है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती है। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 ही होगा ना। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कोसाइन रूल वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल वही आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, कोसाइन वाला लगाइए, बिल्कुल 10 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जो 12.5% के लॉस पर चीजें बेच, कह रहा है कि मैं 12.5% लॉस पर बेच रहा हूं। व्यापारी क्रय मूल्य के 12.5% हानि पर बेचता है। वो 12.4 लॉस पर बेच रहा है चीजों को कॉस्ट प्राइस के। जहां 28 ग्राम देना, जहां 36 ग्राम देना होता है, वो बेईमान देता कितना है
28 ग्राम। देखो बहुत तरीके वैसे तो इसको सॉल्व करने के, आपको पता ही है, हम बिल्कुल बेसिक आम आदमी की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसके पास कोई आदमी 3600 ग्राम खरीदने जाता है, पहली बात तो मैं ये बात कर लूं कि जो भी चीजें मैं बोलने वाला हूं, 1000 ग्राम वहां पे कितने रुपए का है? 1000 रुपए का है, ठीक है, 1000 रुपए का है। कोई आदमी इससे 3600 ग्राम का सामान लेने जाता है तो बेईमान उसे देता है कितना है? 2800 ग्राम सामान देता है। भाई आप इस शॉपकीपर के पास गए और आपने बोला कि मुझे 3600 रुपए चीनी दे दे, 3600 रुपए की 3600 ग्राम चीनी दे दे, तो ये आपको कितने रुपए की चीनी देगा? कितने ग्राम चीनी देगा? 2800। आपको पता नहीं लगा क्योंकि इसने तो गलत, उसने गड़बड़ कर रखी वेट में। आपको तो लगेगा कि आप 3600 ही लेकर आए हो, लेकिन इसने धोखेधड़ी से आपको कितनी दे दी? 2800। मुझे एक बात बताइए, जब उसने बोला होगा कि शॉपकीपर ने, सामान लेने वाले आदमी ने कितने रुपए दिए होंगे उसे, उस मतलब वो क्या सोच रहा होगा कि मेरे को पैसे कितने देने? 3600। लेकिन ये जो आदमी है ये तो 12.5% कम पर बेचता है अपना सामान, 12.5% कम लॉस में बेच रहा है ना। तो जो सामान एक्चुअली में 3600 रुपए का है, ये सामान उसे मिला कितने में होगा? उसके 7/8 में, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। और अगर ये आदमी बोल रहा है कि मैं 12.5% लॉस पर बेच रहा हूं, आप उससे 3600 रुपए का सामान जब लेने जाएंगे तो वो आपको क्या बोलेगा? देखो ये सामान तो 3600 रुपए का ही है, लेकिन क्योंकि मैं आपका शुभ चिंतक हूं, मैं आपको इसको 12.5% लॉस खा के बेच रहा हूं। तो एक्चुअली में वो आपसे कितने रुपए मांगेगा इस 3600 रुपए के सामान के बदले? इतने रुपए। मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 4 से ये 2 बार गया, 4 से ये 900 बार गया, और ये इससे 450 बार गया, और 7 5 35, 5 3 28 31 50। मतलब वो उससे पैसे कितने, ये इतने रुपए नहीं लेगा वो उससे 3150 रुपए लेगा। वो उस आदमी से पैसे कितने रुपए लेगा? क्वेश्चन सिनेरियो समझ रहे हो ना, हो क्या रहा है? आप एक शॉप पे जा रहे हो, आप उसे बोल रहे हो ये लो 3600 रुपए और मुझे 3600 ग्राम चीनी दे दो। आप बोलोगे देखो देखो नहीं, मैं दूंगा तो आपको 3600 ग्राम चीनी, लेकिन मैं आपसे 3600 रुपए नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत भला इंसान हूं, मैं तो लोगों को 12.5% लॉस खा के देता हूं। तो ये 3600 रुपए जो आप दे रहे हो ना, इसमें से 12.5% वापस ले लो, तो वो उससे एक्चुअली में अमाउंट कितना पैसा लेगा? 3150 रुपीज। लेकिन उसके शॉप से सामान कितने का गया? 2800 रुपए का ही गया, 2800 रुपए का गया। उसने 2800 रुपए का सामान बेचकर कितने रुपए कमा लिए? 350 रुपए। 350 रुपए कमाए 2800 रुपए का सामान बेचकर, मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 से 2 0, 4 7 से गया 4 बार, 7 से गया 50 बार, 12.5% मेरा आंसर आ जाएगा। हालांकि आप बहुत तरीकों से और भी कर सकते थे, और कम तरीकों से, कॉम्प्लिकेटेड में ट्रिक्स वगैरह का ऐसा कुछ लिखना नहीं चाह रहा था कि मैं कह दूँ ये। मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि आम आदमी भी समझ पाए क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। और बाकी डिसऑनेस्ट वाली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस में आपने की ही है, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए बेईमान दुकानदारों के। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा? PQR। मैं PQR ट्रायंगल बना देता हूं, ये मेरा PQR ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए, राइट एंगल कहां पे? ये P है मेरा, ये Q है, और ये क्या है? R। मेरा राइट एंगल कहां पे? इस जगह। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि PR जो है वो 17 यूनिट की है, QR जो है वो 8 यूनिट की है। आप लोग जानते ही हैं, अति उत्साहित लोग, यहां पे कितना आएगा? 15 यूनिट। क्यों आएगा? क्योंकि 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होते। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर साइड PQ की लेंथ को क्या करते? पता करते। चलिए, बहुत सही। अब हमें बोला जा रहा है कि RPQ जो एंगल है ना, RPQ, ये एंगल कितना है? अल्फा। मुझे निकालना क्या है? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। देखिए, अब आप लोगों के लिए तो बच्चों का खेल है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये क्वेश्चन पहले तो आप कर चुके, और दूसरी बात ये कि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे देख चुके। अल्फा है तो मैं मेरी आंख कहां पे रखता हूं? अल्फा पे। मेरे को जब साइन देखना है तो मैं क्या देखता हूं? साइन मेरा होता है क्या है? P/H और B/H। इस आंख के लिए P क्या है मेरा? 8, और H तो सबके लिए फिक्स है, 17 ही है। तो ये कितना हो गया? 8/17। इस आंख के लिए, मेरी आंख अभी भी अल्फा पर ही है, आंख के लिए बेस क्या है मेरा जहां पे मैं खड़ा हूं? PQ, मतलब 15, और ये क्या है? 17। क्या क्वेश्चन में हमसे इन दोनों का एडिशन पूछा गया है? तो 8/17 प्लस 15/17 जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 23/17। क्या आप मेरी बात से सहमत है? बड़ा आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 8 डिफरेंट कंपनीज है, 8 कंपनीज ट्रक बनाती है जो कि 4000 है,
चलो ठीक है, और ये परसेंटेज में उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मैं डायग्राम बड़ा कर देता हूं, ठीक है। परसेंटेज में उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। ये उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बार आप देख लो जूम में, ठीक है। फिर अपन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी, सी, एफ और एच ने जितनी ट्रकें बेची है ना, वो टोटल नंबर ऑफ ट्रकों से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। पहली बात तो मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, मुझे ओरिजिनल वैल्यू इस 4000 की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, बी सी एफ एच, बी सी एच और एफ, ये कितना हो गया 21, 21 और 21 27 और 18, 8 8 16 6 6 66%। तो क्या ये अकेले कितने लोग लेके बैठे हैं, ये चारों लोग कितना लेके बैठे हैं, टोटल प्रोडक्शन का 66% लेकर बैठे हैं। टोटल प्रोडक्शन कितनी है 100%, तो ये उससे कितना प्रतिशत कम है, 34% कम है। मेरा आंसर कितना हो जाएगा भाई, मैंने बोला एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मान लो 100 ट्रक बन रही है, टोटल लोग 100 बना रहे हैं और ये चारों मिलके कितने बना रहे हैं 66, तो ये क्या बोलेंगे, बाकी लोगों से हम 34 ट्रक कम बनाते हैं, तो 34% कम बनाते हैं, तो 34%, ठीक है। हो सकता है ये वैल्यू कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे दे और आप एक एक कंपनी का ट्रक कैलकुलेट करने बैठ गए, पता लगा नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया कि स्फेरिकल लीड शॉट्स, आपने ऐसे छोटे छोटे छर्रे देखे होंगे ना, हमको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, मतलब एक क्यूबॉइड है, उसको हमें पिघलाना है और हमें उसके क्या बनाने हैं, छोटे छोटे छर्रे बना लेने हैं, समझ गए। ये हमें करना है। मैंने आपको बताया पिघलाने के टाइम पे क्या चीज हमेशा सेम रहती है, वॉल्यूम। तो कुल मिला के मैं ये बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ अपना सॉलिड बॉक्स है ना, सॉलिड रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो कि मेरा एक्चुअल में होगा क्या, क्यूबॉइड होगा। दुनिया का जो भी कोई भी रेक्टेंगल बॉक्स है, मिठाई का डब्बा या जो भी है, वो क्यूबॉइड है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, ये n छर्रों के वॉल्यूम के बराबर होगा। और हमें क्या बनाना है इसका, लीड शॉट्स। लीड शॉट्स का क्या मतलब है, छर्रे, वही मतलब हमें ये जो चीज है वो क्या है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर नहीं होगा। आधे कटे कटे छर्रे थोड़ी होते हैं, पूरे होते हैं ना। मतलब कि मैं इतने वॉल्यूम को पिघलाऊंगा तो मुझे n नंबर के, इतने नंबर के क्या मिल जाएंगे, शॉट्स मिल जाएंगे लीड के। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के, इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। स्फेयर का मैं आपको बता ही चुका हूं, मैं प्रीवियस ईयर में आपको 4-5 बार बता चुका हूं। ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कुल मिला के अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो मुझे L इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 4/3 आर क्यूब एच, ये मुझे सॉल्व करना होगा। सॉरी, पाई आर, मैं क्या लिख रहा हूं, पाई आर क्यूब है ना, पाई आर क्यूब, ये मुझे सॉल्व करना होगा अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो एल बी एच कितना है मेरा, 88 इंटू 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 22/7। मेरा रेडियस कितना है 8.4, 8.4 तो मेरा डायमीटर, तो मेरा रेडियस कितना होगा 4.2। तो ये हो गया 42/110, 42/10, और ये कितना हो गया 42/10। क्या आप यहां तक सहमत है मेरी बात से? मैं काट लेता हूं, तो काटना मैं लगूंगा तो सबसे पहले मुझे बताइए इस 22 से ये कटेगा कितनी बार, ये दोनों मिलके इसको काट देंगे पूरा पूरा, ठीक है। इस 42 से ये वाला 42 पूरा पूरा कट जाएगा, 21 से ये 3 बार कटेगा, 21 से ये 2 बार कटेगा, और ये खुद 21 है तो इससे भी ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो ये 10 10 10 तो नीचे बचे, ये पलट के ऊपर जाएंगे, और ऊपर 3 जिंदा है तो ये नीचे वाले 10 ऊपर पलट के गए, और नीचे क्या 2 और 2 और रह गए, ठीक है। तो ये भी इससे 5 बार गया, ये भी इससे 5 बार गया, तो ये कितने हो गए 750। क्या आप लोगों का आंसर भी यही आ रहा था क्या? आप लोगों का आंसर निकाला था ये? समझ गए मेरी बात, 750 कैसे आया, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे निकाल लेंगे। तो कभी भी याद रखना, पिघलाने वाले क्वेश्चन आपको मैं 5-6 शिफ्ट भी अगर आपने पहले की देखी तो पिघलाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिघलाने वाले क्वेश्चन में हमेशा वॉल्यूम आपको क्या कर देनी है, इक्वल कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 24, टाइम एंड वर्क। पी और क्यू किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 और 10 दिन में। तो मैं काम मान लेता हूं कि मेरा जो टोटल काम मुझे करना है वो कितना काम है, 30 काम मुझे करना है।
अगर मुझे 30 काम करना है और पी को 15 दिन लगते हैं और इसको 10 दिन लगते हैं, तो पी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम प्रतिदिन। और वही मैं बात करूं क्यू की, तो ये कितना काम करेगा एक दिन में? 3 काम प्रतिदिन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शुरुआत करते हैं दोनों काम करना, क्यू छोड़ देता है पी को 2 दिन बाद। क्यू छोड़ देता है 2 दिन बाद। मुझे बताओ क्यू कितने दिन काम करने आया? 2 दिन। तो पहले क्यू का हिसाब करके इसको रवाना कर दो। क्यू ने 2 दिन में कितना काम किया होगा? 6 काम किया होगा क्या? क्या क्यू ने केवल पूरी पिक्चर में 6 काम किया है? 2 दिन आया, एक दिन में 3 काम करता है, 6 काम करके रवाना। मुझे बताइए टोटल काम कितना था? 30। बचा हुआ 24 काम किसने किया है? बचा हुआ 24 काम किसने किया है? क्या हमारा जो लड़का है, हमारा पी लड़का जो हमारा है, क्या वो शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहा था? है ना? और रोज कितने काम करता है पी हमारा? तो इसने टोटल काम कितने दिन में किया होगा? ये 24 काम 12 दिन में। और ये टोटल काम की लेंथ आ गई, क्योंकि पी हमारा छोड़ के गया ही नहीं था। पी स्टार्टिंग के डे पे भी था, पी एंड के डे पर भी था। तो ये जो आंसर आया ये क्या आया है? इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड? 12। तो आंसर कितना आएगा? होल वर्क कब कंप्लीट हुआ? 12। इसमें 2 ऐड मत कर देना। 12 में 2 ऐड करके 14, वैसे तो ऑप्शन में दिया नहीं है, वरना आधे लोग 14 मार्क करके आते। दोनों का एक साथ क्यों करना है? पर हमें 2 दिन का करके पहले माइनस कर लो। पहले देख लो 2 दिन में कितना काम हुआ है। एक दिन में कितना काम होता है? 5। 2 दिन में कितना काम हुआ? 10। बचा हुआ काम कितना है? 20। 20 काम बचा हुआ कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो तब 10+2 करते हैं आप। समझ गए ना? अभी मैंने क्यों नहीं किया है, मैंने क्यू को निकाल दिया है। मैंने बोला क्यू तू जा, बचा हुआ जितना भी काम है वो किसने किया है? पी ने। और पी शुरू से लेकर एंड तक था। तो जो आंसर आएगा मेरा पी का, वो शुरू से लेकर एंड तक आएगा, क्योंकि पी ने कभी ब्रेक लिया ही नहीं है। समझे मेरी बात? ऐसा। और ये क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएगा, आपको अपनी टाइम एंड वर्क की शीट में आप देखना, आपको ये क्वेश्चन पक्का पक्का मिलेगा। क्वेश्चन आ गया ये वाला। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए जब भी आपसे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। पहली बात ये क्वेश्चन अलजेब्रा का। दूसरी बात, इसको सॉल्व करने के लिए वो x+1/x वाली मेथोडोलॉजी यूज हो रही है। ये उसी की भाई बहन का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात आप जानते होंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी देखूं मैं उसे चेंज कर सकता हूं। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोनों तरफ x से डिवाइड करूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? x - 5 + 1/x = 0। जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोनों तरफ x से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो क्या आप यहां से कह सकते हो कि x+1/x की वैल्यू कितनी है? 5। अब मेरे को ये देखता हूं, हमेशा ऐसा नहीं है कि गिवन जो हमें निकालना है उसको एज इट इज रख देंगे, उससे भी हमें किसी सर्टेन फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में हमने यही तो सीखा है। देखिए यहां पर x की पावर 6 है, यहां पर x की पावर क्यूब है। अगर मुझे ऊपर और नीचे x³ से डिवाइड कर दूं मैं इस चीज को, तो मेरे को क्या मिलेगा? x की पावर 6 + x की पावर 4 + x² + 1 डिवाइडेड बाई x³ और अगेन 5x³ डिवाइडेड बाई x³। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप सेम चीज से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे बताइए नीचे वाला तो कट जाएगा। ये चीज जब पहले वाले से डिवाइड होगी तब पता है क्या बनाएगी आपको? पहले वाले से तो x³ बनाएगी, फिर ये x बनाएगी, फिर 1/x बनाएगी और ये 1/x³ बनाएगी। और नीचे कितना बचा हमारा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x + x + x³ + 1/x³ अपॉन 5। पूरे पे 5 है डिवाइड पे। क्या ये बात सही है? आप लोग ये बात जानते हैं कि यहां पे तो सीधी क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? ये इसकी वैल्यू कितनी होगी x+1/x की? ये तो मुझे पता ही है 5 है सर। देखिए अगर आपको कभी भी x+1/x की वैल्यू गिवन है, अगर आपको कभी भी x+1/x की वैल्यू गिवन है, आपको इस केस में 5 है, या मैं बोल दूं अगर मेरे वैल्यू a होती तो x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होती है आपकी होती है a³ - 3a। ठीक है, a³ - 3a। तो मुझे बताइए यहां पे वैल्यू x+1/x की कितनी है? 5। और जो x³ + 1/x³ की वैल्यू आएगी वो क्या 5 का क्यूब - 3 × 5 आएगी? 125 - 15 = 110 आएगी। ये वैल्यू कितनी आएगी? 110। तो 5 में मैं कितना जोड़ूंगा? 110। डिवाइड किससे करूंगा मैं? 5। तो ये कितना होगा? 115/5। और ये कितना होता है?
23, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ 2500 के 2500 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग इसे 25 को करिए। आप लोग पता कुछ मत करिए, आप प्रीवियस ईयर को हमेशा फोकस करिए। आपको अगर लगता है कि यार नहीं 4-5 महीना मैंने पढ़ लिया है, ठीक ठाक से मेरे को हो गए हैं, देखो 2500 के 2500 क्वेश्चन कभी अचीव नहीं करते ना। इवन टॉपर भी होता है, वो भी हो सकता है जिसकी AIR 100 में रैंक गई है, उसने भी पेपर में 21 ही क्वेश्चन किए हो मैथ्स के, ये भी पॉसिबिलिटी है एक। तो 25 के पीछे मत भागो। अगर आपको लग रहा है कि आप एक सब्सटैंशियल 50-60% स्कोर कर पा रहे हो, जो कि आप DI और छोटे मोटे परसेंटेज रेशियो बेसिक सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हो, तो बस प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। ओके।